हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करी थी, उसमें क्लास 10 का पहला चैप्टर चल रहा था। उसका अगला पॉइंट देखते हैं हम, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब हम जर्मनी को एक नेशन बना रहे हैं और यहाँ पे इटली को जब नेशन बना एक, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जर्मनी कैसे एक नेशन स्टेट बना और इटली कैसे एक नेशन स्टेट बना। अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं कि नेशन स्टेट को बनाने के लिए या किसी किंगडम था उसको एक नेशन स्टेट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या उन्होंने किया लोगों ने अपने कंट्री को एक नेशन स्टेट क्रिएट करने के लिए। तो अब हम जर्मनी और इटली का पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है जर्मनी। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? तो क्या आर्मी किसी देश को बना सकती है या नहीं बना सकती, ये एक क्वेश्चन है कि आर्मी जो है वो कैसे आर्किटेक्ट बन सकती है किसी एक देश की। अगर बना सकती है तो उसके क्वेश्चन का हम जवाब यहाँ पे ढूंढते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। और 1848 के बाद जो नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर वो यहाँ कहाँ से अवे हो गया कि जो इसका एसोसिएशन था डेमोक्रेसी के साथ और रिवोल्यूशन के साथ, उससे ये दूर होता चला गया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनियन फॉर ओवर यूरोप। और जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे वो अब किसके द्वारा कराए जा रहे हैं? जो कंजर्वेटिव थे उस टाइम के, उनके द्वारा प्रमोट किए जा रहे हैं। और वो क्या प्रमोट करेंगे कि स्टेट की पावर हो और पॉलिटिकल डोमिनेशन जो यूरोप के ऊपर मिल रहा है सबको, राजाओं को स्पेशली जो यहाँ पे आएंगे वो किंग्स आएंगे। ठीक है, किंग्स को जो पावर चाहिए, डोमिनेशन चाहिए यूरोप के ऊपर, वो मिल रहा है, इसलिए वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। और ये जो चीज़ें हमने अभी ऊपर पढ़ी, ये कहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जो जर्मनी और इटली का प्रोसेस हुआ यूनिफिकेशन का, जो उनको एक नेशन स्टेट बनाएगा, उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि कंजर्वेटिव कैसे स्टेट पावर को प्रमोट कर रहे हैं और पॉलिटिकल डोमिनेशन ले रहे हैं यूरोप के ऊपर। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो जर्मन्स के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फैल रही है 1848 के अंदर। ताकि उन्होंने क्या किया कि इन सभी को यूनाइट कर दिया है, अलग अलग जितने भी डिफरेंट रीजन थे जर्मनी के अंदर, जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर, तो उसके अंदर इन सब को नेशन स्टेट बनाने के लिए जो इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा रूल होते थे, तो उसके अंदर इन सबको इंक्लूड किया गया। दिस लिबरल initiative to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large landowners called junkers of पर्शिया। और ये जो लिबरल इनिशिएटिव शुरू किया था, हमने देखा था कि जर्मनी के अंदर भी जो पार्लियामेंट वगैरह है वो बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जर्मनी के अंदर भी आप पार्लियामेंट को देखते हैं। ठीक है, सॉरी ये कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो जो जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है आपकी, ठीक है, हाँ, जो एक मिनट 1 सेकेंड, ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। तो हम ये देखते हैं कि जर्मनी के अंदर जो आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, हाँ, जो पार्लियामेंट बनाई गई थी उसको अब कौन ख़त्म कर रहा है? तो वहाँ के जो भी राजा वगैरह हैं, किंग्स जो हैं, वो नहीं चाहते कि ये पार्लियामेंट ज़्यादा देर रूल करे। और एक जो ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस कर रहे हैं लिबरल्स या मिडिल क्लास लोग, उसको ख़त्म किया जाए। तो किंग्स के साथ जो थी, किंग्स की जो भी आर्मी वगैरह थी, ठीक है, वो भी इसके अंदर आती है। और इसके साथ जो आर्मी थी वो लैंड ओनर्स की थी, जो बड़े बड़े उस टाइम के लैंड होल्डर्स थे। ठीक है, जो बड़े बड़े उस टाइम के लैंड होल्डर्स थे, उनके पास लैंड ओनर थे, उनके पास जो आर्मी थी, वो पर्शिया के जो लैंड होल्डर्स थे, वो यहाँ पे आके किंग का साथ दे रहे हैं और इस पार्लियामेंट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि भैया अब जो पार्लियामेंट है वो नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम देन ऑन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और उसके बाद से जो पर्शिया ने है लीडरशिप, ये जो मूवमेंट था कि भी यूनिफिकेशन वगैरह किया जाएगा, तो उसका जो लीडरशिप है वो किसने ले लिया? पर्शिया ने ले लिया। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क
was the architect of this process carried out with the help of the Persian army and bureaucracy। और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था वो था ओटो वन बिस्मार्क, जो इस प्रोसेस को माना जाता है कि इस प्रोसेस को शुरू करने वाला था, ठीक है। और उसने हेल्प किसके लिए? पर्शियन आर्मी की, और पर्शियन जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी हेल्प लेता है। तो पर्शियन का राजा जो है वो किंग जो है वो चाह रहा है कि अब एक पार्लियामेंट खत्म होके क्या हो, एक नेशन स्टेट तो बन जाए, ठीक है। यहाँ पे नेशन स्टेट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं ला रहा वो, पर वो चाहता है कि ये जो पार्लियामेंट्री पोजीशन है, जो पार्लियामेंट की पोजीशन है यहाँ पे, वो नहीं होनी चाहिए। तो किंग खुद नेशन स्टेट को प्रमोट कर रहा है, पर वो कह रहा है कि एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना के आप काम कर रहे हो तो उस हिसाब से यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए, मेरा ही राज चलना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क, वो कहता है कि ठीक है ये प्रोसेस मैं करता हूँ, और अपनी पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से वो इसको शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। 3 wars ओवर 7 years, ये ध्यान रखना है कि 7 साल के अंदर कितने वॉर हुए हैं? 3 वॉर हुए हैं विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। किसका हुआ है? पर्शियन का, पर्शिया का हुआ है। एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और ये जो 7 साल के अंदर, 7 years के अंदर, ठीक है, पर्शिया के 3 वॉर हुए हैं। पहला ऑस्ट्रिया, दूसरा डेनमार्क, तीसरा फ्रांस के साथ। और इसके अंदर जो पर्शियन आर्मी है वो जीत जाती है, और ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है इसको पूरा किया जाता है। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट was proclaimed German emperor in a ceremony held at वर्सिलीज। और ये जो 1871 के अंदर है, यहाँ पे देखिए आप, जनवरी 1871 के अंदर जो पर्शियन किंग है, क्योंकि पर्शिया जीत चुका है, और जितनी भी जर्मन एरिया था जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ था, उसके साथ 7 सालों के अंदर लड़ाई करके ओटो वन बिस्मार्क जो है वो वापस जर्मनी को एक कर देता है। तो जो पर्शियन किंग है, जो विलियम फर्स्ट है, वो जर्मन एम्परर का राजा माना जाता है, जो कि एक सेरेमनी होती है वर्सिलीज के पैलेस के अंदर, वहाँ पे इसको राज्याभिषेक वगैरह टाइप से इसका किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो पर्शियन किंग है यूनाइटेड जर्मनी का, उसका पहला किंग कौन था? तो आपका आंसर आ जाएगा विलियम फर्स्ट था, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कि ये जो आपको फोटो दिखाई गई है, इसके अंदर जो राजा है उसको सेरेमनी कर रहे हैं, उसको राज्याभिषेक कर रहे हैं उसका, कि भैया हाँ अब आप जर्मन का क्या हो, एक पूरी यूनाइटेड जर्मनी के किंग आप हो, ठीक है। अगर आगे, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, representatives of the army, important Persian ministries including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of पर्शिया। तो 18 जनवरी 1871 को ये जो एक असेंबली है ये मिलती है, जिसके अंदर सभी जर्मन स्टेट के प्रिंसेस आते हैं, फिर आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स आते हैं, और साथ ही साथ में जो इसका यूनिफाइड करने वाला था मेन ओटो वन बिस्मार्क, वो भी यहाँ पे होता है। और हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर, जो वर्सिलीज का पैलेस है, महल है वर्सिलीज का, उसके अंदर एक जगह है हॉल ऑफ मिरर्स, वहाँ पे इस नए जर्मन एम्पायर का हेड किसको बनाया जाता है? केसर विलियम फर्स्ट को, जो पर्शिया का राजा होता है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शिया स्टेट इन पावर। तो ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है जर्मनी के अंदर, ये बताता है कि पर्शिया का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था पावर के अंदर, सबसे ज़्यादा पर्शियन लोगों का डोमिनेंस था, इसलिए वो जीतते हैं, जो वार हुई थी इसलिए वो वॉर जीतते हैं। द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। और ये जो नया स्टेट है ये क्या करता है कि ये बहुत जोर डालता है कि हमें करेंसी को मॉडर्नाइज करना है, नए तरीके से करेंसी लेके आनी है, बैंकिंग सिस्टम और लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो है जर्मनी के अंदर उसको चेंज करना है। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और जो पर्शियन मेजर्स है और पॉलिसी प्रैक्टिस है वो एक मॉडल के रूप में जर्मनी के अंदर यूज की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये आपको जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर बताया गया है, यहाँ देखिए ये आपका ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ठीक है। ये पर्शिया है जो पूरे एक जर्मनी को एक करता है, ठीक है। ये आपका रशियन एम्पायर है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये रशियन एम्पायर है। और ऊपर की साइड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका
डेनमार्क वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इटली का यूनिफिकेशन। ठीक है, तो अब जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ है वैसे ही क्या हुआ है, इटली का यूनिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। और ये जैसे जर्मनी है वैसे ही इटली की हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, पॉलिटिकली उनको एक होने की, यूनाइटेड होने की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इटालियंस वर स्प्रेडेड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। और ये जो इटालियंस थे यानी कि इटली का जो एरिया था वो अलग अलग डायनेस्टीज के अंदर फैला हुआ था, और एक साथ में हाब्सबर्ग एम्पायर में भी इटालियन स्पीकिंग पीपल या इटालियन स्पीकिंग लोग यहाँ पे रहते थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स ऑफ विच वन सार्डिनिया पीडमंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। और इटली जो है अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो इटली जो है वो 7 स्टेट्स के अंदर बंटा हुआ था। उसमें से एक जो था सार्डिनिया पीडमाउंट, उसी के अंदर सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस था वो, यानी कि इटालियन राजा कहाँ राज कर रहा था, सिर्फ सार्डिनिया पीडमाउंट पे कर रहा था, बाकी 6 पे अलग अलग कंट्रीज का कब्जा था। जैसे कि देखिए द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हेल्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो नॉर्थ वाला जो पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था, सेंटर वाला जो रूल होता था वो पोप के द्वारा होता था, और जो साउथ का रीजन था यहाँ का वो किसके अंदर था, बर्बन, स्पेन के जो बर्बन डायनेस्टी थी उसके ही द्वारा ये रूल किया जाता था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। और यहाँ पे जो इटालियन लैंग्वेज है उसने एक कोई कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं की, यानी कि कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं है, और आज भी कई अदर रीजनल और लोकल वेरिएशन उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग द 1830 के आसपास जो जूसेप मैजिनी है हैड सोट टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। और ये जो जूसेप मैजिनी है इसको क्या बोला जाता है कि इटली का यूनिफिकेशन किया था। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया था, तो आप ओटो वन बिस्मार्क लिख देंगे, और अगर आपसे इटली का पूछे कि इटली का यूनिफिकेशन किसने किया था तो आप उसमें जूसेप मैजिनी का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक प्रोग्राम शुरू करता है ये भी जिससे इटली को यूनिफाइड किया जाए। ही हैड आल्सो फाउंड ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली नाम से, ताकि वो अपने गोल्स को पूरा कर सके। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन द 1831 एंड 1848 meant that the mental house now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो अपराइजिंग हुई थी, जो मूवमेंट शुरू हुए थे 1831 और 1848 के अंदर, 2 के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे ये पूरा सॉरी, तो यहाँ पे ये अपना जो गोल है वो पूरा नहीं कर पाता है इन दोनों रेवोल्यूशन के अंदर। और ये जो है सार्डिनिया पीडमाउंट जो है राजा किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है, टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। और इसके साथ ये लग जाता है ताकि ये इटली को यूनिफाई कर सके, कैसे, लड़ाई करके। यूनिफाई कैसे कर सके, लड़ाई करके। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट ऑफ दिस रीजन ए यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। और यहाँ के जो रूलिंग एलाइट्स थे, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे इस रीजन के, उनके नज़र में क्या था कि अगर हम इटली का यूनिफिकेशन कर देते हैं तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ में हमें क्या मिलेगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस भी देखने को मिलेगा, यानी कि पॉलिटिकल पावर भी हमारे पास आ जाएगी, और साथ ही साथ में हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि हम खूब पैसा कमा सकते हैं, वो चीज़ें इन सबके दिमाग में आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, तो चीफ मिनिस्टर कैवूर who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। और जो चीफ मिनिस्टर है कैवूर, इस विक्टर एमेनुअल का किंग था जो राजा सार्डिनिया पीडमाउंट का, उसका क्या है, उसका मंत्री है कैवूर। तो ये क्या है, यूनिफाई करता है उन रीजन्स को जो इटली के पास थे। वॉज नीदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट्स, और ये कभी भी रिवोल्यूशनरी नहीं रहा और ना ही ये डेमोक्रेट्स था, ये किंग को मानता था। किंग ने इसको कहा कि भैया मेरे को क्या करना है, इटली का यूनिफिकेशन करना है, तो ये कहता है कि भैया आ जाऊंगा मैं, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था कि मैजिनी को आप बोलेंगे, तो इटली का यूनिफिकेशन कैवूर करता है। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। ठीक है, तो इटली का जो यूनिफिकेशन है वो कैवूर
करता है। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन इलाइट्स ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। और जैसे कि अदर वेल्दी और अमीर और पढ़े लिखे लोग थे इंडियन इटालियन इलाइट्स के, तो वो फ्रेंच बहुत अच्छी बोलता था, जैसे कि वो क्या बोलता है, इटालियन बोलता था। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवूर, सार्डिनिया पीडमाउंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। और जब इसने फ्रांस अच्छी बोलता था, फ्रेंच अच्छी बोलता था, तो इसने फ्रांस के साथ क्या किया, अलायंस बना लिया, ग्रुप बना लिया कैवूर ने अपने टैक्टिक्स के साथ। और सार्डिनिया पीडमाउंट क्या करता है कि 1859 में फिर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा देता है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जूसेप गैरिबाल्डी जॉइंड द फ्रे। और इसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रूप्स जो है आर्म वॉलंटियर्स का, जो कि जूसेप गैरिबाल्डी के लीडरशिप में आता है, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। सॉरी। In 1860, they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish ruler। और 1816 के अंदर वो साउथ इटली के अंदर जाते हैं और जो किंगडम है टू सिसिलीज का, वो वहाँ पे जाते हैं, और जो लोकल सपोर्ट्स है पीजेंट्स वगैरह का, उनका सपोर्ट इनको मिलता है, क्योंकि ये जो लोकल पीजेंट्स है ये भी क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्पेनिश रूलर है ये यहाँ से चले जाएं, उनको हटाना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, लोकल पीजेंट्स जो हैं वो इसको हेल्प करते हैं। इन 1861 विक्टर एमेनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। ठीक है, तो जो 1861 है उसके अंदर जो किंग था सार्डिनिया पीडमाउंट का, विक्टर एमेनुअल सेकंड, उसको यूनाइटेड इटली का किंग घोषित कर दिया जाता है। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of the liberal nationalist आइडियोलॉजी। और इसके अंदर देखा जाए तो जो इटालियन पॉपुलेशन थी जिसकी मेजोरिटी पार्ट था वो अभी भी इलिटरेट था, क्योंकि यहाँ पे इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा थी, तो उसको अभी भी नहीं पता था कि ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, ये किस कारण से बात कर रही हैं, ये कुछ भी उनको पता नहीं था। द पीजेंट मासेज हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट ला टाइला वॉज विक्टर एमेनुअल्स वाइफ। और जो पीजेंट मासेज था जो गैरिबाल्डी को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि गैरिबाल्डी ने पीजेंट्स का सपोर्ट लेके आया था सदर्न इटली के अंदर, उन्होंने कभी भी इटालिया के बारे में नहीं सुना था, और उनको लगता था कि ये जो ला तालिया वो कर रहे हैं, ला तालिया वो विक्टर जो किंग है, विक्टर एमेनुअल, उसकी वाइफ है। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा अनपढ़ थे, पढ़े ये नहीं थे कि उनको ये पता चल सके कि ये जो ला टाइला है ये क्या है, एक नारा दिया गया था। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ पे वंदे मातरम बोला जाता है, तो वहाँ पे वो ला टाइला बोलते थे। उसी तरीके से ये जो आपका ला टाइला है ये कंसिडर किया जाता था। ठीक है, तो ये आपके कुछ मैप दे रखे हैं, जैसे ये देखिए किंगडम ऑफ बोथ टू सिसिलीज वाला जो है वो आपके यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे वो गए, यहाँ से जो पीजेंट्स का आपको क्या था, पीजेंट्स का सपोर्ट गैरिबाल्डी लेके आता है, यहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनका सपोर्ट गैरिबाल्डी लेके आता है। ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड है, ये पूरा आपको इटली आफ्टर यूनिफिकेशन बताया गया है। पहले देखिए कि ये अलग अलग किसमें एरिया में बंटा हुआ था, और अब क्या हो गया, ये पूरा एक ही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का केस जो है, ब्रिटेन भी एक यूनिफाइड नेशन बन के आता है, तो उसका स्ट्रेंज केस है, एक अलग केस देखने को मिलता है। जैसा इटली और जर्मनी के अंदर हमने देखा कि जैसा उनका यूनिफिकेशन हुआ था, उसी तरीके से ब्रिटेन का नहीं हो पाता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं कि कैसे ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बनता है। ठीक है, ब्रिटेन एज ए नेशन स्टेट कैसे बनता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। तो जो मॉडल है नेशन और नेशन स्टेट का, तो कई स्कॉलर्स आर्ग्यूड करते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो उसका है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of a sudden upheaval और रिवोल्यूशन। और ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ है वो एकदम से सडन अपीवल, कोई रिवोल्ट नहीं हुआ है, कोई रिवोल्ट नहीं हुआ है, या एकदम से ही लोगों के मन में नहीं आ गया कि भैया चलो हम क्या करते हैं, एक नेशन स्टेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ठीक है, तो ये कैसा रिजल्ट है, एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है, काफ़ी टाइम इसके अंदर लगा है। ठीक है, तो देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन
प्रायर टू द 18th सेंचुरी, और यहाँ पे 18th सेंचुरी के अंदर तक कोई भी एज ए ब्रिटिश नेशन नहीं था। ठीक है, जैसे हम आज ब्रिटिश नेशन को देखते हैं ऐसा नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड वाज एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी वहाँ के लोगों की जो ब्रिटिश के अंदर रह रहे हैं वो क्या थी, इथनिक थी, जिसके अंदर क्या माना जाता है, इंग्लिश था। ठीक है, और आपके साथ वेल्श, स्कॉट और आयरिश भी इसी के अंदर एथनिक माने जाते हैं। एथनिक यानी कि नेटिव जो वहाँ पे पुराने रह रहे हैं। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, और इन सब का अलग अलग अपना कल्चर और अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। जैसे कि इंडिया के अंदर भी कई सारे थे किंगडम, तो किंगडम का अपना एक कल्चर, हर किंगडम का अपना एक कल्चर और अपना एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन होता था, वैसे ही ब्रिटेन के अंदर भी था। बट एज द इंग्लिश नेशन steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island। और जैसे जैसे इंग्लिश नेशन का धीरे धीरे बढ़ता गया, उसकी वेल्थ बढ़ती गई, पावर बढ़ती गई, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, तो उसने क्या किया, अपने इन्फ्लुएंस जो अदर बाकी के थे जैसे वेल्स, स्कॉट और आयरी, यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, द इंग्लिश पार्लियामेंट। The English Parliament, which has seized power from the monarchy in 1688 and the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be formed। और जो इंग्लिश पार्लियामेंट है जिसने पावर ले ली थी मोनार्की के हाथों से, कब ले ली थी, तो 1688 के अंदर ले ली थी। तो एक प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट और किंग के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसको 1688 में खत्म करके मोनार्की की सारी पावर किसने ले ली, इंग्लिश पार्लियामेंट ने ले ली। ठीक है, जिसके कारण एक नेशन स्टेट बनके सामने आया, जहाँ पे इंग्लैंड इसका मेन सेंटर था, वो हमारे सामने बनके सामने आता है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो एक एक्ट ऑफ यूनियन होता है 1707 का, किस किस के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जो एक फॉर्मेशन बनाता है किसका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, तो मेंट क्या है, इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और इसका मतलब क्या है कि जो इंग्लैंड है वो अपना इन्फ्लुएंस किसके ऊपर डाल सकता है, स्कॉटलैंड के ऊपर डाल सकता है। ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अगर हम देखें तो मेजोरिटी किसकी थी, इंग्लिश मेंबर्स की मेजोरिटी थी। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। सॉरी, तो इसका मतलब था कि जो ग्रोथ है ब्रिटिश आइडेंटिटी की, इसका मतलब क्या है कि स्कॉटलैंड का जो कल्चर है या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो धीरे धीरे एक सिस्टमेटिकली दबाया जा रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट में मेंबर्स किसके ज़्यादा थे, इंग्लिश वालों के ज़्यादा है। ठीक है, द कैथोलिक clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। और जो कैथोलिक क्लैंस थे वो स्कॉटिश हाईलैंड के अंदर रह रही थी, उनको बहुत ज़्यादा दबाया गया, सफर किया उन्होंने। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को बता रहे थे कि भी हम इंडिपेंडेंट हैं। स्कॉटिश हाईलैंड जो ऊपर के स्कॉटिश के नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे, तो वो क्या कह रहे थे, वो हम फ्री हैं, हम फ्री हैं, ऐसा कर रहे थे। तो इंग्लिश ने, ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, आप फ्री नहीं हो, आप हमारे अंदर ही हो, और उसको दबा दिया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक टू देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और जो स्कॉटिश हाईलैंड्स है उनको मना किया गया कि भैया आपकी जो गैलिक लैंग्वेज है, जो आपकी लैंग्वेज आप बोल रहे हो उसको नहीं बोलोगे आप, और साथ ही साथ में जो आपकी नेशनल ड्रेस है उसको भी नहीं पहनोगे। और कई सारे जो उनको लगता था कि यार ये बाद में दिक्कत कर सकते हैं, तो उनको अपने होमलैंड से ही बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट। और आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंट्री थी जो किस किस के में बंटी हुई थी, कैथोलिक के अंदर और प्रोटेस्टेंट के अंदर बंटी हुई थी। ये क्रिश्चियन के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो डिवाइडेशन देखा जाता है, एक कैथोलिक्स होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। ठीक है, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट टू ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस
डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। ठीक है, तो जो इंग्लिश है वो प्रोटेस्टेंट की हेल्प करते हैं ताकि आयरलैंड के ऊपर भी अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस वो कवर कर सके। ठीक है, जो कैथोलिक कंट्री था उसके साथ साथ यहाँ पे जो मेजोरिटी, अगर हम आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पे जो मेजोरिटी पीपल थी वो कैथोलिक थी और कैथोलिक कंट्री इसको कंसिडर किया जाता था। वो प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया हमें भी इक्वल राइट्स वगैरह कुछ ऐसा मिलना चाहिए। तो ये जो ब्रिटेन है, जो इंग्लिश है, वो किसकी हेल्प कर रहे हैं? प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करते हैं। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर सप्रेस्ड, और जो कैथोलिक ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे थे उनको दबा दिया गया। आफ्टर ए failed revolt led by Wolfeton and his United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। ठीक है, और जब ये एक रिवोल्ट होता है, वोल्फ टाउन करता है इसको, ठीक है, और ये फेल हो जाता है, तो ये इसके साथ जो इसके आयरिशमैन है 1798 के अंदर ये रिवोल्ट करता है, तो आयरलैंड को उसके बाद जबरदस्ती क्या कर दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया जाता है। कब? इन 1801 के अंदर आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट कब बनता है? तो आपका आंसर आ जाएगा 1801। ठीक है, ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, और एक अब नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया जिसके अंदर क्या है? इंग्लिश कल्चर का डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, अब यहाँ पे जो नए नए सिंबल्स हैं वो बनाए गए, जैसे कि द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। तो ब्रिटिश फ्लैग जो है उसको क्या कहा जाता है? यूनियन जैक कहा जाता है। द नेशनल एंथम, जो इनका नेशनल एंथम है, जैसे अपना है जनगण मन, वैसे ही इनका नेशनल एंथम क्या है? गॉड सेव अवर नोबल किंग, कि भगवान हमारे जो अच्छा किंग है उसको बचाए। द इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी कंसिडर करी उन्होंने? इंग्लिश लैंग्वेज। but actively promoted and the older nation survived only as a subordinate partners in this यूनियन, और इन सबको प्रमोट किया गया, और जो पुराने नेशंस थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे वो एज ए सबॉर्डिनेट पार्टनर की भी, हाँ इनकी बात हम मानेंगे, इस यूनियन में उनके साथ आते हैं। नेक्स्ट देखिए, विजुअलाइजिंग द नेशन, तो ये यहीं तक था। ठीक है, ये हम अपना नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि भैया आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसमें भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।